एक मेल होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं मुख्य रूप से, जितेंद्र जी ने हमारा बड़ा विस्तृत परिचय दिया, वो सब अपनी जगह। मैं अपने को कबीर का विद्यार्थी मानता हूँ और कबीर की रचनाओं से दो चार होता रहता हूँ। तो कई बार लगता है, कवियों के बारे में ये कहा गया है कि जो कवि होता है वह जब बोलता है तो पूरी जो परंपरा है वह पूरी परंपरा उसकी हड्डियों में गूंज रही होती है और उस गूंज को साथ लेकर के कवि बोलता है। कवि के बोलने का ये ढंग होता है। कबीर ऐसे ही कवि हैं हमारे, और सत्य और ज्ञान का जो एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को ठीक ढंग से समझने और समझाने की दृष्टि कबीर हमको देते हैं। तो कबीर के विद्यार्थी के रूप में मैंने जो चीज़ें समझी हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। और वहाँ आने के पहले ये जो उच्च शिक्षा में शोध की जो भूमिका है, शोध की जो ज़रूरत है, उस पर एक दो बातें करना चाहता हूँ। आप में से सब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप जानते ही हैं, केवल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। चाहे तो आप शोध के लिए भी कह सकते हैं। उसमें यह है कि पहले से जो ज्ञान मौजूद है उस ज्ञान का प्रसार किया जाए। वह ज्ञान एक जगह कहीं सीमित न रहे, बल्कि एक बड़े समूह तक पहले से मौजूद ज्ञान पहुँचे। विश्वविद्यालय इसीलिए होते हैं कि तरह तरह का जो ज्ञान हमारे पुरखों ने अर्जित किया है, उस ज्ञान को आम फहम बनाया जाए, वो लोगों तक पहुँचे। तो उच्च शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है पहले से मौजूद ज्ञान का प्रसार। और दूसरा जो उद्देश्य है, पहले से मौजूद ज्ञान की पुनर्व्याख्या। समय के बदलने के साथ सत्य का स्वरूप बदल जाता है, ज्ञान की अवस्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए कोई अंतिम सत्य नहीं होता, बल्कि अपने समय के हिसाब से हमें सत्य का संधान करते रहना पड़ता है। तो पहले से मौजूद जो ज्ञान है उसको हम अपने समय के आलोक में, अपने समय के आईने में उसकी पुनर्व्याख्या करते हैं। ये दूसरा शोध का और उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अनुपम सर, अपना म्यूट करिए। अनुपम सर। और इसी के साथ शोध की एक तीसरी जो भूमिका होती है वह है नए ज्ञान का सृजन। इसीलिए
शोध उच्च शिक्षा का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, क्योंकि यह उपलब्ध ज्ञान के प्रसार में, उपलब्ध ज्ञान की पुनर्व्याख्या में और नए ज्ञान के सृजन में अपनी भूमिका निभाता है। और मैं समझता हूँ कि आप सब सहमत होंगे कि समय के साथ पंत की कविता है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो ये पल पल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के साथ जीवन सत्य में हो रहे परिवर्तन की पहचान, ये शोध का अपना एक शोध का की जो भूमिका है, यहाँ हमको जीवन में समझ में आती है। वो एक महत्वपूर्ण गतिविधि है हमारे जीवन की, हमारे उच्च शिक्षा की। इसीलिए शोध की प्रविधि पर बहुत सारी बातचीत हुई है। बातचीत हुई है और मनुष्य जब से है और जब से वह मनुष्य कहा जाता है, तभी से वह प्रकृति के रहस्यों की खोज में विन्यस्त है। और प्रकृति की जितनी जटिलताएं हैं, लगभग उतनी ही जटिलताएं मानव मन की हैं। मानव मन में भी तमाम रहस्य भरे पड़े हैं। तो इन रहस्यों को जानना और उनके सत्य को पहचानना, यही शोध है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन और प्रकृति के रहस्यों को अधिकाधिक समझने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हमारा ये जो भौतिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, वह बेहतर और तात्विक रूप से उन्नत होता चलता है। और ये जो औपचारिक विश्वविद्यालय जब से बने, कितने दिन से बने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में 200 वर्षों का इतिहास है। बहुत खींच करके आप पीछे ले जाएंगे तो, लेकिन उसके हजारों वर्ष पहले से ही हमारे यहाँ जो जिज्ञासु मन रहे हैं, वो प्रकृति और जीवन के रहस्यों से उलझते रहे हैं और उन रहस्यों पर से पर्दा उठाते रहे हैं। एक कबीर का एक दोहा है और मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। आपने पढ़ा होगा, ओनई आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठ कबीरा धाह दे दाझत है संसार। चारों तरफ आसमान में बादल घिराए हैं, और बादल घिराए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? बरस रहा है अंगार। और उसमें कबीर आवाज लगाते हैं कि उठो, उठ कबीर